Okay, so let's continue with our example. What is the second parameter जो हमने find करना था? Example जो हम consider कर रहे हैं. So reflection coefficient at the load and yes, हमने एक parameter find करना था. Standing wave ratio भी find करना था. ठीक है. Let's talk about this. और साथ में हम एक और पैरामीटर की बात करते हैं. रिटर्न लॉस भी हमने फाइंड करना था. ठीक है. And then we will talk about other parameters as well. So let's find out what is the general procedure whenever you are using Smith chart and you are asked to find out के standing wave ratio की value क्या है, वो आप स्मिथ चार्ट से कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो अब तक जो हमने प्रोसीजर किया था एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है कि आपने क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है आपने कहाँ से. जो अभी मैंने वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ की थी, ये वही दैट वाज द रीजन कि मैंने आपको कहा था कि उस पॉइंट को मार्क करने के बजाय आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. आपने क्या किया था कि सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट से ZL डैश जो था उसकी लोकेशन जो जितना भी डिस्टेंस था, जिसको मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया था कि लेट्स अज्यूम कि 5 सेंटीमीटर है. फिर आपने क्या किया था, आपने स्मिथ चार्ट के बॉटम के ऊपर आप आ गए थे और यहाँ पे आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी जो कि उसके हिसाब से थी. लेट मी ड्रॉ दैट लाइन अगेन. और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ सो दैट एग्जैक्टली हम इसको देख सकें. मैं सिर्फ स्केल को थोड़ा सा जूम आउट करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा फोकस स्केल्स है. ओके ओके. नाउ जिस तरह मैंने कहा था कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी थी जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो उसके हिसाब से मैं इसको ओके ओके. सो आपने क्या किया कि आपने डिस्टेंस मेजर किया. सो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कि ये हमारा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये किसके हिसाब से आपने ड्रॉ करनी होगी. दिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू position or location of ZL dash. अब प्रीवियसली हमने इस स्केल को यूज किया और हमने मार फाइंड कर लिया कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड है 0.59. इस वक्त हमने क्या फाइंड करना है, SWR. तो SWR को हम लीनियर स्केल में भी और डीबी स्केल में फाइंड कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस स्केल. सो लीनियर स्केल में क्या रीडिंग आएगी जी. इफ आई आस्क यू के SWR की वैल्यू क्या है, तो आप क्या क्या आंसर क्या होगा जी. SWR को मैं क्या लिखूं, इक्वल टू 3.9. यस 3.9. और मैं अगर आपको कहूं कि मुझे डीबीस में बताएं कि डीबी में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे. So 12 or 12. 13. यस ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 12 डीबी. ठीक है. अगर आप देखें ये लिखा हुआ 10 है, ये है 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15. तो बेस्ड ऑन दैट ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने कहा था कि स्मिथ चार्ट इज नॉट दैट मच एक्यूरेट, सो मैंने रफली इसको ले लिया कि ये 12 डीबी के बराबर. ओके. नाउ द अदर पैरामीटर जो हमने फाइंड करना है, जिसको मैंने रिटर्न लॉस कहा था RL, ये हम कैसे फाइंड करेंगे. ये भी हम ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, दिस लाइन इज गोइंग टू हेल्प अस टू फाइंड आउट रिटर्न लॉस एज वेल. और रिटर्न लॉस के लिए अगर आप देखिए, रिटर्न लॉस के लिए
ये स्केल हमने यूज करना है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्क है ये वाला। सो फाइंड आउट कि ये जो रिटर्न लॉस की जो लाइन है, रिटर्न लॉस के हिसाब से ये जो लाइन आपने ड्रॉ की इसको कहाँ पे कट कर रहा है, तो क्या आंसर होगा जी? रिटर्न लॉस के लिए क्या लिखेंगे आप जी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटर्न लॉस? 5.5. हाउ मच? 5.5. No. Look at the scale reading again. Sir, 4.5. Yes, yes. 4.5. Now that is very important, जो हम बाज़ औक़ात एग्जाम के दौरान में भी बहुत से स्टूडेंट से मिस्टेक होती है, ठीक है? जिस तरह अभी आपने कहा कि 5.5, तो मेक श्योर कि आप जो स्केल पढ़ रहे हो सो मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक ना करें, ठीक है? आपकी स्केल, आपकी रीडिंग स्केल रीडिंग अगर आपने गलत की है तो ऑफ कोर्स आपकी जो वैल्यूज हैं वो सारी गलत हो सकती है, ठीक है? दैट इज 4.5 और 4.6 dB एज आई मेंशन कि अगर किसी ने इसका आंसर 4.6 भी लिखा हुआ है, 4.4 भी लिखा हुआ है, सो आई विल कंसीडर इट कि दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ बाय गोइंग थ्रू दिस एग्जांपल अभी तक हम जो कर चुके हैं, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि स्मिथ चार्ट जिसको हमने कहा था कि एक ग्राफिकल टूल है और इसकी यूटिलिटी ये है कि आप ट्रांसमिशन लाइन के प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका आपको अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नजर आ रही है कि मैंने सिर्फ क्या किया, ग्राफिकली मैंने सिर्फ क्या मेजर किया, मैंने लोकेट किया कि जो लोड इम्पिडेंस है, नॉर्मलाइज लोड इम्पिडेंस, उसकी स्मिथ चार्ट के ऊपर लोकेशन क्या है। ये काम करने के बाद मेरे बहुत से पैरामीटर्स अब मैं फाइंड कर रहा हूँ, और उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले उसमें क्या किया, डिस्टेंस मैंने सिर्फ मेजर किया, जिसको मैंने यहाँ पे आपके सामने इसको दोबारा से लिख भी लिया कि आपने सिंपली क्या मेजर किया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पोजीशन ऑफ जेड एल डैश, और उस डिस्टेंस को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर किया और एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये लाइन जो है अब ये तीनों इस सारे स्केल्स को कट कर रही है। तो जहां जहां पे ये कट कर रही है आप डायरेक्टली उससे उसकी वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। सो मैंने आई हैवंट यूज एनी ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन टू फाइंड reflection coefficient magnitude, to find phase of the reflection coefficient, to find SWR, to find return loss। ये सारी की सारी क्वांटिटीज आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ मैंने डिस्टेंस मेजर किया और उसके बाद सारी क्वांटिटीज मैंने फाइंड कर ली। So that is what we say कि ग्राफिकल टूल कितना आप कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव टूल है in the arsenal of any microwave engineer। Now, what are the other parameters जो हमने find करने थे उस example में? Let's go to that. Again, without finding out कि हमने example में क्या करना था, हमने अब ये जो क्योंकि scales आप देख रहे हैं, हम इसके साथ ये भी find कर सकते हैं, reflection coefficient P भी find कर सकते हैं, जिसको मैंने कहा था कि ये किस चीज को represent कर रहा है। The magnitude of reflection coefficient का अगर आप square लेंगे तो ये जो स्केल रीडिंग है, ये वाली रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट P, इसको रीड करके आप ये फाइंड कर सकते हैं। सो अगर इसको हम रीड करें तो क्या वैल्यू होगी जी? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन जी? क्या लिखेंगे आप? 3.5. 0.35, नॉट 3.5, 0.3। Sorry, sir. Sorry. ओके, ठीक हो गया। सो 0.35 हो गया इसका आंसर। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया। नाउ जो बाकी को क्वांटिटीज हमने फाइंड करनी थी, लेट्स मूव टू दैट वन। Sir, reflection coefficient at the input line. Yes, reflection coefficient at the input line. So let me इसको मैं दोबारा से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द इनपुट टू द लाइन हमने फाइंड करना है, और फिर हमें एक और चीज भी फाइंड करनी है, इनपुट इम्पीडेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। सो हमारे पास लेट मी ड्रॉ इट अगेन कि हमारे पास सिचुएशन ये है कि जो ट्रांसमिशन लाइन हमने कंसिडर की हुई है उसकी लेंथ हमें गिवन थी कि उसकी लेंथ है 0.3 लैम्डा।
और ZL हमें गिवन था और हमने फाइंड ये करना है कि इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दो चीजें फाइंड करनी है। सो दो अननोन क्वांटिटी जो अभी हमें फाइंड करनी है वो ये फाइंड करना है कि Zin कितना है, और दूसरा हमने ये फाइंड करना है कि इनपुट के ऊपर जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो कितना है। सो दीज आर टू रिमेनिंग अननोन्स जो हमने फाइंड करने, और इनपुट इम्पिडेंस फाइंड करना या इनपुट पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड करना, ऑफ कोर्स इस वक्त हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो मेथडोलॉजी है, वो जनरल मेथडोलॉजी है। ये आप किसी भी और प्रॉब्लम के लिए भी यही टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम दोबारा से हम ZL को लोकेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी लोकेशन की जरूरत पड़ेगी अब। सो हमारे पास जो ZL था, इसको ZL हमारे पास इसकी लोकेशन में दोबारा से मार्क कर लेता हूँ एट द इंटरसेक्शन ऑफ 0.4 रेजिस्टिव सर्कल एंड 0.7 रिएक्टिव सर्कल, जो कि यहाँ पे था। यस, ये वाला। तो ये पॉइंट आपने मार्क कर देना है, और ये किस चीज की लोकेशन को शो करता है, ये आपके पास ZL के डैश की लोकेशन। Whenever जब आपने ZL डैश या सॉरी नॉर्मलाइज लोड को आपने जब लोकेट कर देना है, और फिर आपके पास जब भी आपने Zin फाइंड करना हो, या जस्ट टू जनरलाइज इट, अगर आपने ZL डैश नॉर्मलाइज लोड को लोकेट कर दिया स्मिथ चार्ट के ऊपर, और आपको अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन की किसी और पॉइंट पे इम्पिडेंस फाइंड करना है, तो फिर आपको स्मिथ चार्ट के ऊपर एक सर्कल बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं SWR सर्कल। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने क्या करना है, ड्रॉ SWR circle on Smith chart. क्या ड्रॉ करना है हमने, SWR circle, and SWR is an abbreviation for standing wave ratio circle on Smith chart. ये सर्कल हम किस सर्कल को, ये किस सर्कल को हम SWR सर्कल कहते हैं। आपने अगेन यू हैव मस्ट हैव अ कंपास विद यू। आपने क्या करना है कि ये जो सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट है, ये वाला पॉइंट हो गया, और ये जो ZL डैश है, यू नीड टू ओपन योर कंपास विद दिस मच रेडियस, और फिर आपने सर्कल बना देना है। तो आपने सेंटर ऑफ, आपकी जो सर्कल का सेंटर होगा वो ये होगा, और उसका रेडियस कितना होगा, ये आपके पास उस सर्कल का रेडियस होगा। और विद द हेल्प ऑफ अगेन, जिस तरह मैंने कहा कि ग्राफिकल टूल है, तो आपके पास जो जब भी आप स्मिथ चार्ट की मदद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यू नीड टू हैव स्केल विद यू and you need to have a compass with you. These two tools are necessary. Otherwise, you will not be able to solve any problem using Smith chart. So आपने क्या करना है, कंपास की मदद से अब आपने इतने रेडियस का एक सर्कल बनाना है। ठीक है, लेट मी सर्कल बनाना है, तो इसको मैं थोड़ा सा ये हमारा सेंटर है, और ये हमारा ZL डैश। Let me try to draw a circle again. I may not be able to draw it in exact manner, so let's let me try.
I think I have to manually draw it. Okay, it's not possible for me to draw with the help of the built-in circle available with me. तो मैं इसको सिर्फ एक आइडिया के तौर पर ले रहा हूँ. फिर आप इसको कंफर्म कर लेंगे. When you practice on this, you will be able to do that. So आपने क्या करना है कि एक सर्कल बनाना है. So let's again, as I was mentioning कि complete exact circle या exact circle बनाने के लिए आपको फिर compass होना ज़रूरी है. But again, right now drawing exact circle is not important for you. इस वक्त important क्या है कि आप इसकी प्रोसीजर को समझ लें कि मैं ये किस तरह इस सर्कल को यूज करके मैं ये z in और gamma in कैसे फाइंड करूंगा. ठीक है. लेट्स अज्यूम कि आपने ये सर्कल बना लिया. ठीक है. ये जो सर्कल आपने बनाया है इसको हम कह रहे हैं SWR सर्कल. दिस इज SWR सर्कल. अब इस सर्कल को बनाने का फायदा क्या है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. थिंक टू ओके. नाउ लेट्स ये सर्कल बनाने के बाद अब हमारे पास आगे हमने कैसे करना. ठीक है. पहले तो आपने एक जो पहले भी हमने ड्रॉ की थी बट लेट मी ड्रॉ इट अगेन. इफ यू रिमेंबर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी जिसमें हमने सेंटर को ZL के साथ मिलाया था और फिर इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया था सो दैट इट क्रॉसेस ऑल ऑफ द स्केल्स ऑन द सर्कुलर स्केल जिनको हम कह रहे हैं. आई थिंक इट वाज समवेयर हियर. मैंने लोड को गलत मार्क किया हुआ है. दिस इज ZL. yes this one. So आपने क्या किया. सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट को लोकेशन ऑफ नॉर्मलाइज लोड इम्पिडेंस के साथ मिलाया और फिर इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया ताकि ये बाकी जो सर्कुलर स्केल्स हैं इनको भी कट करे. नाउ हमने क्या करना है. हम इस वक्त लेट्स से कि हम लोड पोजीशन के ऊपर है. ठीक है. आई एम स्टैंडिंग एट दिस पोजीशन व्हिच मींस आई एम स्टैंडिंग एट द लोड पोजीशन और स्मिथ चार्ट के हिसाब से इस वक्त मैं इस जगह पे हूँ. बट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन के इस वक्त मैं किस जगह पे हूँ उसके लिए मैंने कौन सा स्केल यूज करना है. ये जो वेवलेंथ टूवर्ड जनरेटर स्केल है जो पहले मैंने मेंशन भी किया था. दिस स्केल इज गोइंग टू हेल्प अस टू फाइंड आउट कि अगर मैं स्मिथ चार्ट के ऊपर इस जगह पे हूँ तो वेवलेंथ टूवर्ड जनरेटर स्केल में मैं कहाँ पे हूँ. ठीक है. तो ये जो आपने लाइन ड्रॉ की थी
जिसने ये स्केल को कट किया, आपने मुझे ये रीडिंग बतानी है कि ये वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल के ऊपर ये लाइन इसको कहाँ पे टच कर रही है और किस जगह कट कर रही है, वो रीडिंग अगर आप मुझे बता सके। कैन एनीवन टेल मी द स्केल रीडिंग? 0.4. नो। कैन यू लुक क्लोजली कि मैं किस स्केल की बात कर रहा हूँ, किस स्केल के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ? वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल 0.106. 0.106. 6. Okay. Yes, that is almost correct. 0.106. और क्योंकि ये लैम्डा में है तो इसके साथ हम लैम्डा भी लिख लेते हैं कि ये हम रेस्पेक्ट टू लैम्डा बात कर। सो विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल, जो लोड की पोजीशन है वो ये है। लोड की पोजीशन क्या है? इट इज एट 0.106 लैम्डा। ठीक है, अब मैंने Z in फाइंड करना है। तो Z in फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? आई हैव टू मूव टुवर्ड्स जनरेटर। मैं लोड पोजीशन से कहां जाऊंगा? इस जगह जाऊंगा। तो इस जगह तक पहुंचने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है? ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ गिवन है और वो कितनी है? 0.3 लैम्डा। सो मैं इस जगह से अगर इस जगह पे आना चाहता हूं तो मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है? 0.3 लैम्डा कवर करना। अब ये डिस्टेंस मूवमेंट जो मैंने करनी है वो कौन से स्केल के ऊपर करनी है? वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल के ऊपर करनी है, क्योंकि मैं टुवर्ड जनरेटर मूव कर रहा हूँ। क्योंकि जब इस रिमेंबर मैंने पहले भी कहा था कि ये आउटपुट एंड पे आपने लोड लगाया हुआ है, तो इनपुट एंड पे आपने क्या लगाया होगा? सोर्स लगाया होगा, या जिसको आप जनरेटर भी कह सकते हैं, सोर्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर टू टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं कि इनपुट पे क्या कनेक्टेड है, जनरेटर कनेक्टेड है या सोर्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जनरेटर का वर्ड यूज हुआ है तो इस वजह से इसको वेवलेंथ वर्ड जनरेटर स्केल कह रहे हैं। अब कितना मूव करना है इस वक्त? आपने लोड की पोजीशन मुझे बता दी है कि 0.106। तो हम अपने क्या करना है, इसमें अब क्या ऐड करना है? 0.106 लैम्डा में कितना ऐड करना है? 0.3 लैम्डा ऐड करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.406 लैम्डा आ जाएगा। तो अगर मैं इस जगह पहुंचना चाहता हूं इनपुट पे, तो वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल पे मुझे कहां पे होना चाहिए? मुझे इस जगह पे होना चाहिए। अब आपने क्या करना है? ये जो रीडिंग आपने फाइंड की है, लोड पोजीशन जो है उसमें आपने ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ ऐड कर दी है, तो आपके पास रीडिंग आ गई 0.406। ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड आउट के वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल के ऊपर 0.406 लैम्डा की वैल्यू कहां पे लिखी हुई है। लेट मी सी के मैं अगर इस वक्त जिस रेजोल्यूशन पे मैं इसको देख रहा हूँ कि वो ये वाली नीचे साइड पे। यस, एक तो आप क्लियर है कि यहाँ पे आप देखें वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल को अगर आप रीड करें यहाँ तक अगर आप चाहें तो ये देखें आपके पास 0.25 हो गया। ठीक हो गया। और फिर ये रीडिंग जो है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, नॉट दिस वन। क्योंकि हम सबसे आउटर मोस्ट स्केल पढ़ रहे हैं वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल, तो ये सबसे आउटर मोस्ट रीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0.25। क्या लिखा हुआ है? 0.26, 0.27। तो ये बढ़ता जा रहा है। इस स्केल को रीड करें, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 0.40 नजर आएगा। आई थिंक इट इज राइट एट द बॉटम। मुझे इसको नीचे करना पड़ेगा अगेन। सेटिंग थोड़ी खराब हो जाएगी, लेकिन चले मैं इसको, यस यहाँ पे अगर आप देखें ये है 0.4। क्या लिखा हुआ है? 0.4। और मुझे किस रीडिंग पे जाना था? 0.406। तो ऑफ कोर्स
अगर आप 0.4 और 0.41 के दरमियान देखें, इसमें आपके पास 5 रीडिंग है, तो ये 0.42 है, 0.44 है, 0.46 है, 0.48 है और 0.41 है। तो 0.406 का मतलब है कि इट विल बी, इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि मैं सिर्फ पॉइंट बनाना चाहता हूँ। 0.406 जो है वो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक हो गया जी? You people are following along with me? सर इसमें ये लेमडा ऐड हो रहा है सर। कहाँ पे? सर ये जो आप स्केल आपने बनाया हुआ सर 0.406 इसमें ये वो तो लेमडा मैंने ऐड होगा सर। यस, इसको आप अगेन जस्ट टू मेक श्योर के टू बी मोर स्पेसिफिक, लेट्स से कि आप इस वक्त पिशावर में, ठीक है ना, और मैंने जाना है इस्लामाबाद। ठीक हो गया? अब मैं अगर कहूँगा कि इस्लामाबाद, ये सॉरी पिशावर जहाँ मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो इस वक्त मैं ओवरऑल अगर पाकिस्तान के मैप के ऊपर देखूं तो पिशावर की अपनी कोई पोजीशन तो होगी ना, वो किसी न किसी कहीं ना कहीं से हमने जीरो से स्टार्ट तो लिया होगा ना। तो लेट्स हम कह देते हैं कि जो पिशावर की जो लोकेशन है, उसकी जो लोकेशन है वो लेट्स से हम कह देते हैं कि वो है 50, अगेन मैं किलोमीटर्स के हिसाब से करूँ, लेट्स से कि 50 किलोमीटर, ठीक है। और मैंने अब इस्लामाबाद जाना है, एंड आई नो कि इस्लामाबाद और पिशावर का जो डिस्टेंस है लेट्स से कि 170 किलोमीटर है, लेट्स से रफली। तो मैं अब क्या कहूँगा, मैं मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, तो मैं ये कहूँगा ना कि 50 में क्या ऐड कर दूँ, 170 ऐड कर दूँ। ठीक हो गया? तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मुझे कहाँ पे होना चाहिए, 220 किलोमीटर के ऊपर होना चाहिए ना। तो मैंने फाइंड किया कि 220 किलोमीटर कहाँ पे है, किस जगह पे है। जिस जगह पे भी 220 किलोमीटर है, इसका मतलब है कि वो क्या होगा, इस्लामाबाद होगा। ठीक हो गया? तो मैंने यही किया कि मैं जेडल की लोकेशन पे था, और जेडल की लोकेशन क्या थी, 0.106, और मुझे पहुंचना यहाँ पे था, और इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो गिवन है, कितना है, 0.3। तो मैंने इसमें 0.3 ऐड कर दिया, तो मैं क्या आ गया, 0.406। तो मैंने ये देखा कि इस स्केल के ऊपर 0.406 कहाँ पे है, तो ये। ठीक हो गया? नहीं सर मैं इसमें कंफ्यूज था ना कि सर कि अगर ZL का जो है डिस्टेंस है वो ऑलरेडी हमें पता है वो 0.106 है। हाँ हाँ वो मतलब जनरेटर या सोर्स से लेकर मतलब जो ZL तक है ना सर। हाँ हाँ हाँ। तो अभी ये 0.3 जो है ये इससे मैं सोच रहा था कि ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा कि मतलब ZL से वो तो वो जो डिस्टेंस है ये कम नहीं हो रहा है सर इसमें से। नहीं, डिस्टेंस वाइज तो हमने कोई वो किया ही नहीं है कि हमने तो ये किया है कि हम इस वक्त यहाँ पे थे और हमने यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है ना? तो इस तक पहुंचने के ठीक है लिए सर। मैंने कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मुझे 0.3 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। और किस डायरेक्शन में कवर करना पड़ेगा, मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है, टुवर्ड्स टुवर्ड्स जनरेटर। जनरेटर। तो इस वजह से मैंने कौन सा स्केल यूज किया, ये वाला स्केल यूज किया, जिसके साथ लिखा हुआ है वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड, और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे था, तो अब मुझे किधर जाना है, आगे की तरफ जाना है। यस सर। तो सही मैं है मूव सर। करके कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। क्लियर है? यस सर क्लियर। ओके ओके, ये पॉइंट जो अब आपने मार्क की है, फिर आपने क्या करना है, अगेन मैंने इसको ऊपर नीचे किया है, तो इस वजह से ये सर्कल की और ये जो खराब हो गई है, लेकिन जो कंसेप्ट आपने समझना है, आपने फिर क्या करना है कि ये जो पॉइंट आपने मार्क कर लिया है, इसको आपने सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट के साथ मिलाना है। ठीक है, मैं इसके हिसाब से ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पॉइंट था। आपने इसको एग्जैक्ट करना है, सेंटर ये होगा। तो जिस तरह आपने सेंटर को ZL डैश से मिलाया था, इस तरीके से आपने सेंटर को इस पॉइंट से मिलाना है, ये जो आपने पॉइंट मार्क किया होगा। ठीक हो गया? ये जो आपने लाइन ड्रॉ की होगी, ये SWR सर्कल को किसी जगह कट कर रही है। ठीक है, इसको लाजमी कट करेगी। तो जिस जगह पे ये इसको कट कर रहा है, जिस जगह पे आपने जो लाइन बनाई है, ये आपके SWR सर्कल को जहां पे ये कट कर रहा है, ये पॉइंट अब आपके
कौन सा पॉइंट होगा, इसको हम कहेंगे z in डैश। हमने z in एक्चुअल z in फाइंड करना है, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हम स्मिथ चार्ट की मदद से फाइंड कर रहे हैं तो पहले हम नॉर्मलाइज z in डैश फाइंड करेंगे, और जब ये फाइंड कर लेंगे फिर एक्चुअल z in हम नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करेंगे। सो आपने अब क्या करना है, ये जो पॉइंट आपने मार्क किया होगा जो कि स्मिथ चार्ट के ऊपर एक पॉइंट है, आपने ये देखना है कि इस पॉइंट से कौन सा रेजिस्टिव सर्कल पास हो रहा है और कौन सा रिएक्टिव सर्कल पास हो रहा है। रेजिस्टिव सर्कल से आपके पास आर इन की वैल्यू आ जाएगी, और क्योंकि ये आपको नजर भी आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ये स्मिथ चार्ट के बॉटम हाफ के ऊपर है, इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव भी होगा। तो आपने इस पॉइंट को देखना है कि इस पॉइंट का रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा, जो आप इस पॉइंट से इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो अगर मैं इस एग्जांपल के हवाले से देखूं, इस केस में आपके पास जो आंसर आएगा, इस पॉइंट से जो रेजिस्टिव सर्कल पास हो रहा होगा वो तकरीबन 0.36 होगा, और जो इमेजिनरी या रिएक्टिव सर्कल जो से पास हो रहा होगा वो तकरीबन 0.6 वाला होगा, 0.61 वाला होगा। इसका मतलब है कि नॉर्मलाइज्ड z in डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास। अगेन जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त तो क्योंकि बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द स्मिथ चार्ट मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट और जूम इन किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो मैं पहले से SWR सर्कल बनाया हुआ था थोड़ा अपनी जगह से हिल गया है। अगर इफ समवन इज स्टिल कंफ्यूज्ड, मैं अगर इस वक्त जो आपके सामने पॉइंट है, अगर मैं कहूं कि आप मुझे ये बताएं कि इस पॉइंट से कौन सा रेजिस्टिव सर्कल पास हो रहा है, कौन सा रिएक्टिव सर्कल पास हो रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं जी? जो कि ये वाली रीडिंग नहीं होगी, ठीक है, ये तो मैं आपको एक्चुअल वैल्यू बता रहा हूँ एग्जैक्ट। इस पॉइंट से जो मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, फाइंड करना है कि इस पॉइंट से रेजिस्टिव सर्कल कौन सा पास हो रहा है। तो अगर मैं इस एग्जांपल इस पॉइंट के हिसाब से आपसे पूछूं कि इसका रेजिस्टिव सर्कल क्या होगा आपके ख्याल में? जी, एनीवन? सर यहाँ से स्केल सही नजर नहीं आ रहा नेट की वजह से सर। ये सर थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है तो अच्छा, नंबरिंग। ओके ओके, मैं इसको सिर्फ आपकी जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ये अगर आप देखें, मैं इस पॉइंट की, जब आप इस पॉइंट के, लेट्स अज्यूम कि ये पॉइंट है, अगर आप इसको देखें ये इस तरह इसको आप ले जाएं ऊपर, तो ये वाला रेजिस्टिव सर्कल है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें ये तकरीबन 0.4 और 0.5 के दरमियान है, ये 0.44 है। इसके लिए क्या सर्कल, रेजिस्टिव सर्कल आप करेंगे, इसके लिए आप कहेंगे कि ये है 0.42 या 44, यस 0.44 वाला सर्कल, ठीक है। और जो मैं आपको कह रहा था कि इस पॉइंट से रिएक्टिव सर्कल कौन सा पास हो रहा है, तो रिएक्टिव सर्कल ये वाला है। रिएक्टिव सर्कल ये वाला, ठीक है। तो अगर आप इसको रीड आउट करते हैं, ये आपके पास लिखा हुआ है 0.6, ये लिखा हुआ है 0.7, तो इसका मतलब है कि ये 0.65 वाला सर्कल है। ये कौन सा सर्कल है? 0.65, और क्योंकि नेगेटिव की तरफ है तो इस पॉइंट के हिसाब से आप क्या, आपका आंसर क्या होता? आप लिखते हैं कि z in डैश किसके बराबर है? इट इज 0.44 0.44 प्लस माइनस 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 जे, ओ सॉरी सॉरी, माइनस जे। 0.65, यस सर, ठीक है। लेकिन यस सर। हम क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आपको एग्जैक्ट सर्कल बनाना है, तो उसके लिए क्या आंसर आएगा? 0.36 माइनस 0.61, ठीक हो गया। नाउ वंस यू नो नॉर्मलाइज्ड z in, अब एक्चुअल z in कैसे फाइंड करेंगे?
तो हमने नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या किया था, Z0 पे क्या किया था, डिवाइड किया था। तो एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, Z0 के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल Z इन क्या होगा, आप क्या करेंगे, Z इन डैश को मल्टीप्लाई कर देंगे विद Z0, और Z0 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, एग्जांपल में गिवन है कितनी है, 100 ओम है। इसका मतलब है कि Z इन, एक्चुअल Z इन कितना होगा, आप लिखेंगे 36 माइनस J61। तो इस तरीके से आपके पास इनपुट इम्पीडेंस आ जाएगी। फाइनली आपने क्या फाइंड करना है कि इनपुट के ऊपर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना है। यहाँ पे जब हम इसके साथ कोई जनरेटर कनेक्ट करेंगे तो जनरेटर के हिसाब से कितना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा। अब प्रोसीजर एग्जैक्टली वही सिमिलर है। मैग्नीट्यूड सॉरी फेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो Z इन डैश था, इसको आपने सेंटर के साथ ऑलरेडी मिलाया हुआ है, आपने लाइन भी ड्रॉ की हुई है। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की हुई है ये वाली, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट स्केल को कहीं ना कहीं कट कर रही होगी। जिस जगह पे कट कर रही होगी उससे आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फेज आ जाएगा। और क्योंकि ZL डैश और Z इन एक ही सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो इनका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट वो सेम होगा। तो जब सेम डिस्टेंस को आप बॉटम के ऊपर लेके आएंगे टू फाइंड आउट के रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड जो है वही सेम होगा क्योंकि लेंथ सेम है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द इनपुट का जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो फेज होगा क्या होगा, मैग्नीट्यूड वही होगा जो कि लोड का है। लोड का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड कितना था, 0.59। फेज उसका डिफरेंट होगा क्योंकि इसका फेज पॉइंट यहाँ पे कहीं कट करेगा। ठीक है, तो इसका जो फेज की वैल्यू अगर आप चेक कर लें फिर आपके पास वो तकरीबन उसको फिर आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेके तकरीबन 248 डिग्रीज आएगा। क्लियर है जी, एनी कंफ्यूजन सो फार? नो सर, क्लियर है सर। क्लियर। सो यू कैन सी के हमने ग्राफिकली स्मिथ चार्ट को किस तरह यूज करना है। You must have a scale, you must have a compass because आपको SWR सर्कल की जरूरत पड़ेगी। तो ये सर्कल आपको बनाना पड़ेगा स्मिथ चार्ट के ऊपर टू फाइंड आउट कि अगर आपको लोड इम्पिडेंस गिवन है और इनपुट इम्पिडेंस फाइंड करनी है तो फिर आपने मूव करना है। तो मूवमेंट मैं इसके लिए स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये है कि मूवमेंट ऑन ट्रांसमिशन लाइन corresponds to movement on SWR circle on Smith chart. So that is one important point that you need to keep in mind. कि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, इस मूवमेंट को अगर हम स्मिथ चार्ट के ऊपर ट्रांसफॉर्म करें तो एक्चुअली हमें कौन से सर्कल के ऊपर मूव करना पड़ेगा, SWR सर्कल के ऊपर। दैट इज द रीजन कि अभी जो मैंने एग्जांपल सॉल्व की, मैंने जब लोड की लोकेशन से इनपुट की लोकेशन पे मैं गया तो उसके लिए मैंने SWR सर्कल बनाया और मेरी जितनी भी मूवमेंट थी, जो 0.3 लेमडा की मूवमेंट थी, उसको मैंने उस SWR सर्कल के ऊपर कवर किया। ठीक हो गया। Let's continue this discussion in the final session and find out कि स्मिथ चार्ट को हम एज इम्पीडेंस स्मिथ चार्ट के तौर पर भी ले सकते हैं और एज एडमिटेंस स्मिथ चार्ट के तौर पर भी